हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर फिफ्थ पेपर फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक। दोस्तों, यह हमारे सिक्स सेमेस्टर का छठवां पांचवा पेपर है, जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ये पेपर कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करना है, कितने सेक्शन में होता है, और उस पेपर के क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों सेक्शन की। तो हमारा जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन सी में हमें 2 क्वेश्चन करना होता है, कभी कभी 4 क्वेश्चन तो कभी कभी 3 क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन बी में हमें 4 क्वेश्चन करना होता है, इसमें कभी कभी 5 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन दिया रहता है। और सेक्शन ए की यदि बात करें, सेक्शन ए में हमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है और 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं, देखते हैं कि हमारे जो पिछले सेमेस्टर था 2024 का, उसमें कैसा पेपर आया था, क्या क्या क्वेश्चन दिया था, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बात देखते हैं दोस्तों, क्या है प्लानिंग अर्थात योजना। दोस्तों, किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, एक निश्चित योजना बनाई जाती है, उसके बारे में लिखना है। दोस्तों, योजना अर्थात प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं की पहचान की जाती है। दोस्तों, जो प्लानिंग है एक प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तो उस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं की पहचान की जाती है, अर्थात कैसे कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और जो जो हमारा क्रिया बनती है उसको लागू करते हैं और संसाधन को आवंटन किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं की एलिमेंट्स क्या है, अर्थात जो योजना प्लानिंग है, अर्थात योजना प्लानिंग जो हमारे पास है उसका की एलिमेंट्स क्या है। दोस्तों, पहले लक्ष्य निर्धारण होता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद दोस्तों रणनीति बनाते हैं अर्थात स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद रिसोर्स देखते हैं दोस्तों कि हमारे इस योजना को प्राप्त करने के रिसोर्सेस क्या क्या हैं। उसके बाद दोस्तों इन कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन करते हैं, अर्थात देखते हैं कि हम किस, जब रिसोर्स के बारे में देख लेते हैं, जब सब कुछ कर लेते हैं, देखते हैं कि हम इस योजना को कहाँ तक पहुंचा पाए और कहाँ तक सफल पाए। दोस्तों, अब योजना का यदि लाभ की बात करते हैं दोस्तों, योजना बनाने से क्या लाभ मिला, तो स्पष्ट दिशा मिलती है, संसाधन का कुशल उपयोग होता है, जोखिम प्रबंधन होता है, बेहतर निर्णय लिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों फार्म रिकॉर्ड्स। दोस्तों, रिकॉर्ड से मतलब है कि हम किसी चीज को यदि कर रहे हैं तो उसको हम एक निश्चित सही सही जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जगह लिखते हैं, अर्थात यदि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में हम लोग अपलोड करते हैं, ताकि आने वाले समय में हमको अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके कि यदि हम इस ये कार्य कर रहे थे तो उसको हम करने में क्या क्या किए, कितना खर्च किए, कहाँ क्या प्रॉब्लम आई, सब सारी बातों को रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, फार्म रिकॉर्ड की बात करते हैं। फार्म अर्थात कृषि रिकॉर्ड। दोस्तों, फार्म रिकॉर्ड एक दस्तावेज या डिजिटल फाइलें होती हैं जिनमें खेत की गतिविधि, इनपुट और आउटपुट की जानकारी होती है। अर्थात दोस्तों, जब हम कोई कृषि कर रहे हैं उसमें कितना इनपुट हमें हुआ, कितना आउटपुट गया, आदि सभी बातों का उसमें प्रॉपर तरीके से डिस्कस होता है, अर्थात लिखित होता है। इसमें फसल उत्पादन, पशुधन प्रबंधन, वित्तीय लेन देन आदि प्रसंगक जानकारी शामिल होती है। इसकी बात करते हैं दोस्तों फार्म रिकॉर्ड्स के प्रकार बात करते हैं दोस्तों, तो क्रॉप रिकॉर्ड हो गया, लाइव स्टॉक रिकॉर्ड हो गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया, लेबर वर्क रिकॉर्ड हो गया, इनपुट रिकॉर्ड हो गया, मिल्क रिकॉर्ड हो गया, फर्टिलाइजर्स रिकॉर्ड आदि सभी रिकॉर्ड के अंतर्गत दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों मिक्स्ड फार्मिंग। दोस्तों, मिक्स्ड फार्मिंग को हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का एक कृषि पद्धति है जिसमें कृषि के साथ पशुपालन भी करते हैं ताकि हमारे जोखिम कम से कम हो, अर्थात दोस्तों यदि हमारा कोई एक चीज बर्बाद भी हो, दूसरा चीज हमें संभालने की मौका दे, हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट मिलता है। जैसे यदि हम कृषि के साथ पशुपालन कर रहे हैं दोस्तों, यदि मान लीजिए हमारी कृषि में इन्वायरमेंट के चलते या फिर किसी इंसेक्ट पेस्ट के चलते नुकसान भी हो रहा है, तो हमें आय पशुपालन से होता रहेगा, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहेगी। यदि हम कृषि और पशुपालन का साथ कर रहे हैं दोस्तों, तो ये दूसरे के पूरक होंगे, क्योंकि जो पशु से हमारे जो उनके गोबर और मल मूत्र जो प्राप्त होंगे उसको हम अपने कृषि में यूज करेंगे, और जो कृषि से दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स प्राप्त होंगे, था जैसे जो हम धान का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उससे जो हमें पुआल प्राप्त होगा वो हमारे पशु को काम आएगा, आदि बहुत से गेहूं के जो भूसा बनेगा वो हमारे पशु को काम आएगा। तो दूसरे को पूरक होंगे ताकि हम उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं कि कोई चीज हमारा नुकसान साथ व्यर्थ जाने वाला नहीं बचेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आंशिक बजट। आंशिक बजट क्या है दोस्तों, अर्थात पार्टियल बजटिंग। दोस्तों, आंशिक बजट एक वित्तीय विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट परिवर्तन के संभावित प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जो एक खेत या व्यवसाय संचालन में किया जाता है।
यह उन आय और व्यय के परिवर्तन को का ध्यान केंद्रित करता है जो किसी विशेष निर्णय या परियोजना को लागू करने में उत्पन्न होता है। यदि बात करें तो दोस्तों आंशिक बजट के घटक क्या हैं, तो अतिरिक्त आय होती है, कम हुई लागत होती है, कम हुई आय होती है, और बात करते हैं दोस्तों इसका विश्लेषण करते हैं तो शुद्ध लाभ की गणना होता है और निर्णय लेने में आसानी होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल भौतिक उत्पाद अर्थात दोस्तों टोटल फिजिकल प्रोडक्ट्स। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं दोस्तों अर्थात टीडीपी, टीपीडी सॉरी टीपीपी सॉरी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपीपी की हम बात करते हैं दोस्तों। टीपीपी किसी फार्म या उत्पादन प्रक्रिया द्वारा किसी विशिष्ट मात्रा में इनपुट आमतौर पर श्रय या पूंजी का उपयोग करके उत्पादित आउटपुट की कुल मात्रा को संदर्भित करता है जिसे अन्य इनपुट को स्थिर रखा जाता है। यदि बात करते हैं दोस्तों इसका की पॉइंट क्या है, उत्पादन की मात्रा है, इनपुट और आउटपुट का संबंध है, स्थिर और परिवर्तनशील इनपुट है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग सेक्शन बी देखते हैं। दोस्तों दिया है प्रक्षेत्र प्रबंध को परिभाषित कीजिए अर्थात फार्म मैनेजमेंट को, इसके उद्देश्यों को प्रकाश डालिए। तो दोस्तों हम फार्म मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देखते हैं फार्म मैनेजमेंट हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, एक फार्म और एक मैनेजमेंट। फार्म अर्थात दोस्तों जिसमें हम कृषि करते हैं, मैनेजमेंट अर्थात उसको हम व्यवस्थित करना। यदि हम इसको अपने भाषा में डिस्कस करें दोस्तों, जो हम कृषि कर रहे हैं उसको सही तरीके से मैनेजमेंट करना, सही तरीके से उसमें यूज करना, फर्टिलाइजर यूज करना ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। आइए दोस्तों देखते हैं, पहले हम फार्म मैनेजमेंट का परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों फार्म मैनेजमेंट एक खेत संचालन के व्यावसायिक सिद्धांतों और तकनीकों का अनुप्रयोग है। इसमें विशिष्ट लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खेत के संसाधनों और गतिविधियों का योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है। जैसा कि हम दोस्तों बता ही चुके हैं, फार्म मैनेजमेंट किसी का मैनेजमेंट व्यवस्थित करना। इसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने दोस्तों अलग अलग डिफिनेशन दिया हुआ है, स्मिथ अलग डिफिनेशन दिए हुए हैं और वैज्ञानिकों का डिफिनेशन पाएंगे तो अलग डिफिनेशन मिलेगा। बट यदि उनके डिफिनेशन का निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग फार्म मैनेजमेंट के डिफिनेशन का, हमें इतना निष्कर्ष निकलता है कृषि का मैनेजमेंट करना है। तब किसी क्षेत्र से कृषि कर रहे हैं उसका इस तरीके से मैनेजमेंट करें कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, उस पर बाहरी जो प्रभाव हो इन्वायरमेंटल का, इंसेक्ट का, पेस्ट का कम से कम हो। बात करते हैं दोस्तों इसके उद्देश्य को प्रकाश डालिए। दोस्तों फार्म मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, दोस्तों अधिक लाभ हो, उत्पादकता में वृद्धि हो, संसाधनों का कुशल उपयोग हो, जोखिम प्रबंधन जो हमें जोखिम हो वो कम से कम हो, स्थिर और स्थिर विकास हो, स्थिरता और स्थिर विकास हो। ये क्या है दोस्तों हमारा इसका उद्देश्य है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं राइट शार्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। दोस्तों औसत भौतिक उत्पाद एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट्स। दोस्तों यदि हम बात करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स का अर्थात परिवर्तनशील इनपुट जैसे श्रम या पूंजी की प्राप्ति इकाई उत्पादित कुल आउटपुट है, जबकि अन्य इनपुट इनपुट को स्थिर रखा जाता है। इस गणना का कुल भौतिक उत्पाद का परिवर्तनशील इनपुट की मात्रा को विभाजित करती है। अर्थात दोस्तों जब हम बात करते हैं तो हमारा जो औसत भौतिक उत्पाद है, ये जैसे श्रम हो गया, पूंजी हो गया, इनकी उत्पत्ति का कुल आउटपुट है। यदि हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो औसत भौतिक उत्पाद का महत्व क्या होता है, उसको उत्पादकता का मापन हो जाता है, इनपुट उपयोग की कुशलता हो जाती है, निर्णय लेने में सहायक होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सीमांत भौतिक उत्पाद अर्थात दोस्तों मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। दोस्तों सीमांत भौतिक उत्पाद की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सीमांत भौतिक उत्पाद दोस्तों क्या है, सीमांत भौतिक उत्पाद एक परिवर्तनशील इनपुट है जैसे श्रम या पूंजी का एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके उत्पादित अतिरिक्त आउटपुट है, जबकि अन्य इनपुट को स्थिर रखा जाता है। यह परिवर्तनशील इनपुट में एक इकाई परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल आउटपुट के परिवर्तन को मापता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका महत्व क्या है, तो उत्पादकता का मापन ये भी करता है, निर्णय लेने में इससे भी सहायता होती है, उत्पादन प्रक्रिया के अनुकूल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्पादन के विवेकपूर्ण एवं अविवेकपूर्ण स्थितियां। दोस्तों उत्पादन करते हैं जो हम किसी चीज का विवेकपूर्ण और अविवेकपूर्ण क्या स्थितियां उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों उत्पादन के तर्क संगत और अतर्क संगत चरण उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को संदर्भित करते हैं, जहां उत्पादन की मात्रा और इनपुट का उपयोग तर्क संगत तथा अतर्क संगत हो सकता है। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो गया, तो सॉरी परिभाषा भी तो यही हो जाएगा दोस्तों इसका। जब इसका तर्क संगत चरण देख लेते हैं दोस्तों अर्थात विवेकपूर्ण देख लेते हैं दोस्तों, तो विवेकपूर्ण का जो होता है
चरण वह चरण है जहां उत्पादन की मात्रा और इनपुट का उपयोग तर्कसंगत होता है। यह फार्म को अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। यदि हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अविवेकपूर्ण अर्थात इरेटनल, तो दोस्तों अब अतर्क संगत चरण वह चरण है जहां उत्पादन की मात्रा और इनपुट का उपयोग अतर्क संगत होता है और यह फार्म को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों तर्क संगत विवेकपूर्ण जो है दोस्तों, वो हमें फार्म को लाभ पहुंचाता है और अविवेकपूर्ण हमें फार्म पर नुकसान पहुंचाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आइसोकास्ट लाइन का वक्र सहित समझाइए। आइसोकास्ट लाइन दोस्तों, आइसोकास्ट लाइन जिसको हिंदी में कहते हैं सम लागत रेखा, दो इनपुट के सभी संभावित संयोजनों को दर्शाती है जिन्हें एक फार्म एक निश्चित कुल लागत या इनपुट कीमतों पर खरीद सकती है। दोस्तों अभी इसका जो हमें वक्र सहित समझाना है उसको आप लोग बुक्स देख लीजिए, क्योंकि इस पे समझाना भी संभव नहीं है, तो उसको आप लोग बुक्स देख लीजिएगा। दोस्तों दिया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। दोस्तों विविध खेती का लाभ और हानि के बारे में लिखना है। तो दोस्तों बात करते हैं पहले हम लोग लाभ क्या है, उसके बाद बात करेंगे हानि क्या है। दोस्तों जो विविध खेती करते हैं उसमें आर्थिक स्थिरता रहती है अर्थात इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है। और बात करते हैं जोखिम प्रबंधन रहता है, रिस्क मैनेजमेंट रहता है, मिट्टी की उर्वरता में सुधार होती है। और बात करते हैं दोस्तों कीट और रोगों का प्रबंधन होता है। और दोस्तों लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, ये जटिल प्रबंधन है क्योंकि इसमें कई विविधता रहती है। उच्च प्रारंभिक लागत होती है दोस्तों, वो उच्च होती है। बाजार की अनिश्चितता होती है दोस्तों, विविध खेती कर रही है फसल की प्रॉपर बाजार तो रहती नहीं है। कुशल श्रम की आवश्यकता होती है दोस्तों, जो श्रम कर रहा है उसको कुशल श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें विविधता रहती है। समय प्रबंधन की चुनौती दोस्तों, इसको समय से करना भी एक चुनौती रहती है, तो इसमें वर्कर्स भी ज्यादा लगते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रछत प्रबंध की योजना क्यों जरूरी है। वाई प्लानिंग इज फार्म मैनेजमेंट नेसेसरी। जैसे फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, कृषि मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें प्लानिंग क्यों जरूरी है दोस्तों। किसी भी कार्य को करने के लिए प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम प्लानिंग नहीं करके ऐसे ही कार्य कर रहे हैं तो हमारे समय को अनुसार वो कार्य नहीं हो पाएगा। एक किस्सा है का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो मतलब जो हमारा जो समय बीत जाएगा तो उसका हम करके भी क्या करेंगे। तो जब अब बात करते हैं दोस्तों कृषि प्लानिंग आवश्यक है क्योंकि किसान अपनी खेती गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि हम कृषि प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या होंगे। दोस्तों जो संसाधन होगा उसका कुशल उपयोग करेंगे, जोखिम प्रबंधन होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, लाभप्रद में वृद्धि होगी, निर्णय लेने में सहायता होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोर्स ऑफ फार्म रिस्क, क्षेत्र के पर जोखिम स्रोत। दोस्तों सोर्स ऑफ फार्म रिस्क जो है, सोर्स ऑफ फार्म रिस्क तात्पर्य उन संभावित नुकसानों या अनिश्चितताओं से है जिनका सामना किसान अपने कृषि गतिविधियों में करता है। अर्थात दोस्तों जो कृषि कर रहा है तो उसमें जो किसान उस गतिविधियों में अपना सामना करता है, कुछ ऐसी गतिविधियां आती हैं जो उनके रिस्क में अर्थात नुकसान करने में कृषि को नुकसान करती हैं, तो वही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सोर्स ऑफ फार्म जैसे मौसम हो गया दोस्तों, यदि हम कृषि कर रहे हैं तो मौसम भी हमें कृषि करने में प्रभावित कर सकता है, प्रभावी ढंग से नुकसान करता है। कीट हो गया दोस्तों, रोग हो गया, कीट इंसेक्ट यदि हम हमारे फसल पे अटैक करेंगे तब भी नुकसान होगा, पेस्ट डिजीज करेंगे तब भी नुकसान होगा। यदि हम फसल उत्पादन कर लिए, मार्केट ही नहीं मिला, मार्केट भी दोस्तों मार्केट रिस्क भी रहता है। तो प्रोडक्शन रिस्क रहता है, जब फसल को लगा दिए बट हमारा प्रोडक्शन ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, हमारी लागत ही नहीं निकल पाई, वो भी रिस्क रहता है। फाइनेंशियल रिस्क रहता है दोस्तों, जब हम कृषि कर रहे हैं दोस्तों, हमें अब फर्टिलाइजर डालने के लिए पैसा ही नहीं है हमारे पास है। हम मान लीजिए हम धान का समय चला, धान का फसल लगा दिए, धान का फसल लगा दिए, जो हम उसको कब करने के लिए अब आगे भी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें हमको वाटर चला देना होगा, उसके बाद उसमें हमको फर्टिलाइजर देना होगा, मैन्यूर देना होगा। मान लीजिए हम सब कुछ कर दिया, हमको फर्टिलाइजर देने के लिए हमारे पास पैसा ही नहीं है, तभी हमारी फसल को नुकसान होगा दोस्तों। और बात करते हैं पॉलिसी रिस्क हो गया दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेचुरल डिजास्टर रिस्क हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जो बादल फट जाता है, बारिश होने लगती है, बाढ़ आ जाती है, जिससे भी हमारी फसल को नुकसान होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कृषि अर्थशास्त्र एवं उत्पादन अर्थशास्त्र में विभेद कीजिए।
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में अंतर देखना है दोस्तों। तो पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक व्यापक क्षेत्र है जो कृषि से संबंधित आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। दोस्तों एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक व्यापक क्षेत्र है जो कृषि से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें कृषि उत्पादन, वितरण और उपभोग की आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में फसल, पशुपालन उत्पादन से लेकर बाजार में उनकी बिक्री, उपभोक्ताओं तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अर्थात दोस्तों कि ये कृषि अर्थशास्त्र जो है वो हमारे पूरी तरीके से अध्ययन किया जाता है। हमारी जो पशुपालन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, उसको बाजार में ले जाते हैं, बेचते हैं, जब तक वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है वहां तक हो जाता है। यदि प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स अर्थात उत्पादन और अर्थशास्त्र एक विशिष्ट क्षेत्र है जो उत्पादन प्रक्रिया के आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित होता है। इसके उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया जाता है। अर्थात दोस्तों जब हम प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो हमारा है दोस्तों वो कृषि अर्थशास्त्र की तरह नहीं है। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स हमारा जो है वो उत्पादन प्रक्रिया का आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित करता है, अर्थात हमारा जो उत्पादन पर वो केंद्रित रहता है। इसमें उत्पादन के विभिन्न कारक जैसे श्रम, पूंजी और प्रौद्योगिकी का विश्लेषण किया जाता है। अब इसकी बात करें तो दोस्तों डिफरेंस क्या है, व्यापकता का डिफरेंस है, फोकस का डिफरेंस है और उद्देश्य का डिफरेंस है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारक कारक संबंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। दोस्तों फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाला विभिन्न उत्पादक कारक जैसे श्रम, पूंजी और भूमि के बीच संबंध को संदर्भित करता है। यह विश्लेषण करता है कि उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक प्राप्त करने के लिए कारक विभिन्न संयोजनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यदि हम उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि एक किसान गेहूं की खेती कर रहा है, उसके पास दो मुख्य कारक श्रम और पूंजी है, और एक किसान यह जानना चाहता है कि श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोजन का उपयोग करके गेहूं का उत्पादन कैसे कर सकता है। दोस्तों पहले श्रम गहन विधि करेगा, फिर पूंजी गहन विधि करेगा। दोस्तों श्रम गहन विधि में अधिक श्रम और कम पूंजी का उपयोग करना, और पूंजी गहन विधि में दोस्तों अधिक पूंजी और कम श्रम का ग्रहण करना था। दोस्तों भी हम श्रम ग्रहण का अधिक श्रम अपने कर रहे हैं, कम से कम पूंजी लगा रहे हैं। अभी मान लीजिए हमको अपने एग्रीकल्चर में यदि दोस्तों हम कर रहे हैं, हमें अभी वीड्स को निकालना है, हम मजदूर निकाल लगा के करेंगे तो हमारी पूंजी जाएगी। यदि हम खुद उसमें थोड़ा सा मेहनत करें, श्रम लगाएं, तो पूंजी हमारी कम लगेगी। दोस्तों कारक कारक का महत्व क्या है दोस्तों, उत्पादन की लागत को कम करता है, संसाधनों का कुशल उपयोग करता है, निर्णय लेने में सहायता करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट, डिस्कस। दोस्तों फार्म मैनेजमेंट का निर्णय वह निर्णय है जो किसान अपने खेत की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लेते हैं। इन निर्णयों का उत्पादन, निवेश और संसाधनों का उपयोग संबंधित विभिन्न पहलू शामिल होते हैं ना। तो फार्म मैनेजमेंट निर्णय फार्म जो हमारा फार्म मैनेजमेंट डिसीजंस है, तो वो क्या करता है दोस्तों, गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होता है। दूसरे इसका निर्णय का प्रदान का देख लेते हैं टाइप्स क्या है। तो प्रोडक्शन निर्णय है, तो उत्पादन निर्णय है, निवेश निर्णय है, संसाधन आवंटन निर्णय है, वित्तीय निर्णय है और बाजार निर्णय है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रक्षेत्र योजना से आप क्या समझते हैं, अच्छे प्रक्षेत्र योजना का वर्णन कीजिए। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय फार्म प्लानिंग, फिर वही क्वेश्चन हमारा आ गया जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। दोस्तों फार्म प्लानिंग क्या है, दोस्तों कृषि योजना एक प्रक्रिया जिसमें किसान अपने खेत की गतिविधियों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाते हैं। अर्थात दोस्तों किसान अपने खेत को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित ढंग से बनाने के लिए एक विस्तृत योजना का प्लानिंग करते हैं। इसमें उत्पादन, निवेश, संसाधन आवंटन, बाजार रणनीतियों के बारे में निर्णय लेना शामिल होता है। अर्थात दोस्तों इसमें उत्पादन क्या हो रहा है, निवेश क्या लग रहा है, किस किस संसाधन का उपयोग हो रहा है, बाजार रणनीति क्या है, सभी बातों का निर्णय इसमें लिया जाता है। तो सब इसका देख लेते हैं विशेषताएं क्या है दोस्तों। तो स्पष्ट उद्देश्य रहता है, विस्तृत विश्लेषण रहता है, वास्तविक पर आधारित रहता है, इसमें लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, आर्थिक व्यवहार्यता होता है, संबद्धता होता है, निगरानी और मूल्यांकन होता है। अब जब इसका महत्व देख लेते हैं दोस्तों, इसका महत्व क्या है, तो उत्पादकता में वृद्धि होता है, लाभप्रद में वृद्धि होता है, जोखिम प्रबंधन होता है, निर्णय लेने में सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।